नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ शिमला में इस वक्त मौजूद हैं। जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर मौजूद हैं और मॉल रोड पर बीच में चलते हुए कुछ चर्चा इनसे करते हैं। सर, चुनाव पटना में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, दोनों ही कहा जाता है आपका गृह राज्य है, तो दिल कहाँ है आपका? दोनों जगह। अब जैसा आपने कहा, बचपन मेरा पटना में गुजरा, हमारी प्राइमरी शिक्षा वहाँ हुई और आदमी नॉस्टैल्जिक हो जाता है जब अपने बचपन के दिन याद करता है। और आइडियोलॉजिकली भी बहुत कुछ जानने का मौका मुझे वहीं पर मिला। जयप्रकाश नारायण का एजुटेशन देखा। और क्या होता है कि जब आप ग्रो करते हैं तो आपके जो यादें होती हैं वो मेमोरी लेन में हमेशा ताज़ा रहती हैं और उनको जब हम याद करते हैं तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। यहाँ मैंने एक तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविज्म को यहाँ अच्छे से जिया। यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ की। यही मैं पूछना चाह रही थी, कानून पढ़े या प्रोफेसर्स को कानून पढ़ा दिया? क्योंकि लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो गए थे आप, एबीवीपी में यहाँ पर चुने गए और वो ऐतिहासिक चुनाव भी है। तो यहाँ ने, शिमला ने क्या एक अलग ही जेपी नड्डा को देखा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हैविंग एजुकेशन इन शिमला इज ए प्रिविलेज और एक बहुत अच्छे वातावरण में स्टूडेंट एक्टिविज्म को जानने का भी मौका मिला और पढ़ने का भी मौका मिला। जब आपने कहा कि टीचर को पढ़ा देते थे, तो ऐसा नहीं है। जो उनसे ग्रहण करना होता था वो मैं कर लेता था और जो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में उनको ग्रहण करना होता था वो मैं उनको बताने का प्रयास करता था। मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे उनके साथ, कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा था, तो इस कारण से मैं बहुत उनके साथ घुला मिला रहता था। और कैंपस था, तो कैंपस में एक फैसिलिटी होती है कि आपकी आउटसाइड द क्लासरूम भी बहुत एजुकेशन होती रहती है, क्योंकि प्रोफेसर्स वहीं होते हैं, वो स्टूडेंट सेंटर में मिलते हैं, लाइब्रेरी में मिलते हैं, कुछ रिसर्च वर्क वो कर रहे होते हैं और कुछ हम भी स्टूडेंट एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो आउटसाइड द क्लासरूम एक इंटरेक्शन का बहुत मौका मिलता है, तो उसमें बहुत कुछ हमने सीखा भी और स्टूडेंट एक्टिविज्म उनको हमने बताया भी। क्या टक्कर का मुकाबला इस बार है, जिस पर मैं उनको पूछूंगी? और क्या मुख्यमंत्री जी आपके साथ चल रहे हैं? अगले बार के लिए भी आशीर्वाद है आपका? हमारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का। मेरा तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। मैंने पहले भी कहा था कि जयराम जी के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और जयराम जी ने बहुत अच्छा काम किया है। डेवलपमेंट में मोदी जी का जो आशीर्वाद मिला उसको बखूबी इन्होंने उतारा है। और मैं अंजना जी यहाँ एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या होता है। वी गेव अ प्रोजेक्ट, नाउ दैट नीड्स लैंड। इफ द गवर्नमेंट हमारी है तो लैंड तुरंत मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। 2015 में ले की रेलवे लाइन की सिक्योरिटी से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्लियरेंस दे दी, लेकिन 2015 से 2017 तक कुछ नहीं हुआ और 2017 के बाद जयराम जी आए तो इन्होंने एक्टिविटी को बढ़ाया, हमें जमीन मिली, काम शुरू हो गया। तो ये फर्क पड़ता है। कांग्रेस पार्टी लेकिन टक्कर दे रही है इस बार जयराम जी। क्या आपको लग रहा है कि एक मुकाबला होगा अच्छा और आप सामना कर पाएंगे? देखिए, मुकाबला तो होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हम ऐसा मानते हैं कि दो ही पार्टी के बीच में मुकाबला होता है। मुकाबला होगा, रोचक होगा, लेकिन उसके बावजूद हम जीतेंगे, इस बात के लिए हम आश्वस्त हैं। आपको सीएम को भी डिफेंड करना पड़ता है नड्डा जी, जहाँ जहाँ जाते हैं आप, और चुनाव में हर बार ये कहा जाता है कि इस बार तो नाक की लड़ाई है जेपी नड्डा जी के लिए। बिहार में भी कहा गया था और उसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी कहा जा रहा है। कौन सा वो मंत्र है जो आप जनता के बीच इस बार रख रहे हैं कि वो आप पर भरोसा करे फिर से? क्योंकि आपको रवायत तोड़नी है ना। यहाँ की रवायत तो कुछ और है। यहाँ की रवायत है कि वो पलट देते हैं, स्विच पॉलिटिक्स। तो मैंने आपको पहले कहा कि रवायत हमने बदली है और आपने मुझे बिहार में भी रिकॉर्ड किया था, उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड किया था, यहाँ भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस विश्वसनीयता जो पार्टी की सरकार को मिली है और मोदी जी के प्रति जो लगाव, प्रेम लोगों का मिला है, और वो हिमाचल प्रदेश में लेटर ऑफ स्पिरिट में वो धरती पर उतरा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता उनको बखूबी आशीर्वाद देगी और जयराम जी को बखूबी आशीर्वाद। डबल इंजन कहते हैं मोदी जी, डबल इंजन की सरकार। वो कह रहे हैं कि ट्रबल इंजन है।
कुछ काम होता नहीं है, अंत में आते हैं उद्घाटन करने के लिए। इस पर आपका जवाब। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या वो एक बड़ी चुनौती बनेंगे? देखिए, डबल इंजन है, कोई ट्रबल इंजन का तो सवाल ही नहीं उठता है। डबल इंजन है और डबल इंजन एक्शन में है। आप बताइए मुझे, कोई कांग्रेसी नेता, मैंने पब्लिक मंच में पूछा, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर मुझे बताए कि उसने हिमाचल में किसी चीज का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया, दोनों किया हो? नेवर। पहले तो शिलान्यास ही नहीं हुआ। वो प्रियंका जी आती है, वो तो इमोशनल कार्ड खेलती है। मैं फिर बताता हूँ। तो इमोशनल ये, लेकिन मोदी जी ने एम्स शिलान्यास भी किया और कोरोना के बावजूद भी 5 साल के अंदर वह जनता को डेडिकेट कर। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसी तरीके से ट्रिपल IIT, अटल टनल के बारे में अंजना जी मैं आपको फुर्सत से बताना चाहता हूँ। अटल जी के एक मित्र थे जिन्होंने उस समय चर्चा की थी कि टनल बनना चाहिए। अटल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने टनल के लिए पत्थर रख करके काम शुरू किया। यूपीए के 10 साल में 1 किलोमीटर 300 मीटर 1300 मीटर तक ही बन सका। 10 किलोमीटर का पुल था, टनल था। मोदी जी आए 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर सारी एक्टिविटी करके वो जनता को डेडिकेट कर दिया गया। तो यह, और जयराम जी जो यहाँ पर मदद होनी चाहिए थी वो सारी कुछ किया गया। तो ये बताता है कि किस तरीके से काम हुआ है और उस काम के प्रति लोगों का प्यार है। तो डबल इंजन है एंड देयर इज नो ट्रबल। राहुल गांधी जोड़ रहे हैं भारत को, वो कह रहे हैं आप लोग हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटते रहते हैं, इसीलिए वो भारत को जोड़ने के लिए निकले। अच्छी बात है, भ्रमण के लिए निकले हैं, बहुत अच्छी बात है। घर से निकले बाहर, मैं तो उनका स्वागत करता हूँ। प्रजातंत्र है, सबको निकलना चाहिए। मैंने पीछे भी बताया था, अभी भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करे वो जोड़ रहा है या तोड़ रहा है। कभी उनको समझ में आया कि वो उनकी एक्टिविटी ने क्या अर्थ निकला? बाटला एनकाउंटर में अगर मिसेस सोनिया गांधी जी को तकलीफ होती है, एनकाउंटर में टेररिस्ट मारे जाते हैं और सलमान खुर्शीद बोलते हैं कि मैडम को नींद नहीं आई, वो रात भर रोती रही, तो ये किसके प्रति हमदर्दी है? यह बताता है आर्टिकल 370, आपने भी देखा पार्लियामेंट में, हमने भी देखा, एब्रोगेशन होना था। आर्टिकल 370 को जाना था सब लोगों ने, और तो ऑन रिकॉर्ड एज पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को रोका है। तो वो भारत जोड़ने का काम उन्होंने कभी नहीं किया है, तोड़ने का काम किया है। देश को संस्कृति, क्षेत्र के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर बांटने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी। अच्छा, आपने तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, आप गलियों में खूब घूमे होंगे। मुझे ये बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से आप लोगों को घेर दिया? कभी नहीं। दिल्ली से लेकर गुजरात तक वो रोज एक ऐसे मुद्दे को उठाकर लाते हैं जिसमें बीजेपी को घेर देते हैं, जो कहते हैं एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, सड़क पे उतरने वाला पॉलिटिक्स। क्या उसमें आप लोग घिर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बीजेपी इज ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी। हमारा काम है, कोई छोटा हो बड़ा हो, किसी ने भी कोई विषय रखा है तो उसका भरपूर जवाब देना। हम कांग्रेस पार्टी का भी देते हैं, हम अरविंद केजरीवाल का भी देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि केजरीवाल जी धीरे धीरे यू टर्न के लिए माने गए हैं, वो माने जा रहे हैं। ही इज लूजिंग हिज क्रेडिबिलिटी, और केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है तो उनकी पार्टी की भी क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है। तो हम न घिरते हैं, हम दो राज्य तो उन्होंने बना लिया। हम घिरते, आप देखिए कि कांग्रेस के अलावा, लेकिन जहां अंजना जी हम हैं, वहां तो हमने जमानतें जब्त कराई और यहाँ भी हम जमानतें जब्त कराएंगे। गुजरात पे आइए। हाँ, गुजरात में भी करेंगे, गुजरात में भी, गुजरात में भी। वो कह रहे हैं, आप देखिए मुद्दा कैसा छेड़ रहे हैं सर। उन्होंने स्कूल पर घेरा, वो कहते हैं हमारी वजह से पीएम स्कूल में गए। वो कहते हैं हम डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। फिर वो हिंदुत्व का भी कार्ड खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं नोट पर लगाइए आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति तस्वीर। फिर आप लोग घिर जाते हैं? नहीं, हम नहीं घिरते नहीं है, लेकिन फॉल्स प्रोपोगेंडा को रिकॉर्ड स्ट्रेट करना ये हमारी जिम्मेवारी होती है। अब इतना गैर जिम्मेदाराना बात करने वाली अगर आप पार्टी हो जाए तो जवाब तो देना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी क्लासरूम में गए। अरे, आपने सोशल मीडिया में तुरंत देख लिया कि मोदी जी कब से स्कूल में जा रहे हैं, जब से वो चीफ मिनिस्टर थे तब से जा रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट्स पर जो मोदी जी ने काम किया है, सारी दुनिया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गुजरात मॉडल। लेकिन आप लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं और सवरे आर्म्स ऊपर से नीचे तक भोला चेहरा बना करके झूठ पे झूठ बोले चल जाओ। बताना तो पड़ता ही है हमको लोगों को। उनका चेहरा आपको लगता है भोला है? बनने की कोशिश तो रहती है।
चलिए बीच बीच में थोड़ा शिमला पर भी बातचीत हो जाए। हम लोग मॉल रोड से गुजर रहे हैं, क्या बदला है सर? जब आप यहाँ पर शुरू में रहे होंगे और आज के दिन में आपको लगता है अभी भी बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है, जो विकास तमाम मुद्दे में? नहीं, विकास तो इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और उस कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है, उसको हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। उसी तरीके से टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ पर और काम होने की आवश्यकता है। कुछ जिस तरीके का ग्रोथ हुआ है उसको रैशनलाइज करते हुए भी चीजों को बढ़ाने की जरूरत है। तो ऐसे बहुत से काम हैं एंड इट इज अ एक कंटिन्यूअस चीज तो आप भी देखते होंगे कि कंजेशन जो है बहुत, ट्रैफिक की बहुत समस्या हो गई है। क्या वन वे करना, कुछ उस पर आप लोग प्लान कर रहे है, हैं? बिल्कुल है, प्लान भी कर रहे हैं और ये करना ही होगा और टाइमली करना चाहिए और करेंगे। क्या सोच है आपका शिमला को लेकर? क्या मतलब एक ऑनेस्ट, सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष ने एक शिमला वासी होने के नाते जिसने यहाँ पर पढ़ाई की, क्या क्या बदलाव देखना चाहिए? ट्रैफिक रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, उसमें रोड्स का एक्सपेंशन और ट्रैफिक रेगुलेट करके उसको ठीक करने का विषय है। उसी तरीके से रोपवेज, उसी तरीके से लिफ्ट सिस्टम को डेवलप करना, ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं जिसको हमको करना पड़ेगा और करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब शिमला पर वापस आएंगे, एक बार फिर से पूरे देश के चुनाव पर आते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। जिस बिहार का आप दम भर रहे हैं सर, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी से मिलने आ रहे हैं, वो सब खेमेबंदी कर रहे हैं, मोदी विरोधी एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में आप क्या काट खोजेंगे? और वो बार बार सुनाते हैं कि बीजेपी के साथ कौन है, बीजेपी के साथ तो कोई नहीं बचा। देखिए, ये प्रजातंत्र है, लड़ाई तो जमीन पर होती है, उनको पूरा अधिकार है, सारे मिल जाएं, अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत। हमारे पार्टी की दृष्टि से मैं बोलना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। और अंजना जी, मैंने पहले भी कहा कि हम प्रो इनकम्बेंसी की बात करते हैं और हम पॉजिटिव वोट की बात करते हैं, हम नेगेटिव वोट की बात नहीं करते। कोई गलत है इसलिए हमको वोट दो, नहीं, हम अच्छे हैं, हम लोगों के लिए हैं और हम मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, इस आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। आपने मतलब आप नहीं, सब लोगों ने सुना कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल गई उत्तर प्रदेश में, बुरा हाल हो जाएगा। आपने देखा क्या हुआ, वो उनका क्या हाल हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने कहा कि बहुत प्रबल दावेदारी हो रही है, अब तो मायावती और अखिलेश जुड़ गए हैं, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन गया, लीथल कॉम्बिनेशन बन गया। मैं ही उत्तर प्रदेश का प्रभारी था उस समय, को कहा था कि दिल थाम के बैठो, एक तरफा नतीजा आएगा, और वो नतीजा आया, आपने देखा भी, मैं आपने रिकॉर्ड भी किया था। तो 2024 की लड़ाई की तैयारी तो हम भी कर रहे हैं ना, सब आएंगी और आना भी चाहिए, उनको हर तरीके का प्रयास करना चाहिए। नीतीश बाबू बार बार दिल्ली आ रहे हैं, जरूर आए, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है, वो मिलने में किससे दिक्कत है। लेकिन हाँ, जब जनता के बीच में जाने का सवाल होगा तो ये याद रखिएगा कि 2024 में भी लोग मोदी जी को आशीर्वाद देने वाले हैं। नीतीश बाबू के बारे में आप कुछ बोलने से बच रहे हैं क्या जानबूझ के? ऐसा नहीं है, मेरी आदत नहीं है, मैं इस तरीके से उनके बारे की में वजह से टूटा। वो तो बार बार ये कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा था बातचीत करने की बीजेपी की तरफ से। क्या बीजेपी अगले चुनाव में अकेले लड़ना चाहती थी, नीतीश का बैगेज छोड़ना चाहती थी, या फिर उन्होंने कन्नी काटा? किसकी वजह से हुआ? अंजना जी, आपने मेरे को पिछले इंटरव्यू में बार बार कहा कि आप बड़े भाई के रोल में रहते हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर अपना क्यों नहीं बन रहा है, और इलेक्शन के पहले भी आपने कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर उनको बनाएंगे। मैंने कहा था कि प्रॉमिस है, हम बनाएंगे, और हमने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। इससे ज्यादा सिक्योरिटी कौन दे सकता था, इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम राजनीति में उतरे थे और कौन कर सकता था, हमने किया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी परछाई से डरने लगे तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो वो तो अपनी परछाई से, अब बीजेपी हैज टू ग्रो एंड इट विल ग्रो, एंड हमने बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम काम करेंगे, हमको अधिकार है ना प्रजातंत्र में काम करने के। लेकिन आप हमारे बढ़ने से डर जाएं, और अगर आप डर करके हमारे को छोड़ने का प्रयास करें, नए नए रास्ते ढूंढे, आपको मुबारक, आप जाएं, आप करें, लेकिन
हम जनता के साथ सीधा संपर्क बनाते हुए, और मैं बताता हूं बिहार में भी 2024 में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। परिवारवाद का आरोप आप लोग हमेशा लगाते हैं, गांधी परिवार, परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में। अब क्या वो दाग धुल नहीं गया? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया है और वहाँ पर चुनाव हुआ है। वो लोग बार बार बताते हैं कि यहाँ पर बीजेपी में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है प्रेसिडेंट। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात मैंने अभी भी कहा था कि हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस में पार्टी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होता है। मैं सिलेक्शन से नहीं आया हूँ, इलेक्शन से आया हूँ। हाँ, कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ होगा, लेकिन हम इलेक्शन के प्रोसेस से आए हैं। सिलेक्शन तो होता ही है कि कौन किसको हमको चुनाव जिताना है, लेकिन हमारा सिलेक्शन पार्टी ने किया है, उनका सिलेक्शन परिवार ने किया है, ये फर्क होता है। तो सोनिया और गांधी, दूसरी बात हाँ, कि हम ड्यू प्रोसेस में डेमोक्रेटिकली सारे स्टेट्स के लोग नॉमिनेशंस फाइल करते हैं। सर हुआ था हाँ, नॉमिनेशंस फाइल, हाँ। डेट्स अनाउंस हुई थी, वोटिंग हुआ था। आपने देखा नहीं, हमारा नॉमिनेशन हुआ, उसका टाइम दिया गया, सारे चीफ मिनिस्टर्स आए, उन्होंने नॉमिनेशन भरा, हाँ, उन्होंने मेरा नाम लिखा। जब टाइम गुजर गया, किसी और ने नॉमिनेशन नहीं भरा तो मुझे इलेक्ट किया गया। ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस, और ये संवैधानिक प्रोसेस होता है जिसको हम फुलफिल करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ काम करने के तरीके ऐसे होते हैं कि इतना होमवर्क होता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि सब चर्चाएं होती हैं, चर्चा होने के बाद हम डिस्कशन करके करते हैं, तो इसलिए वो एक ड्यू प्रोसेस में होता है। इसी से जुड़ा एक और सवाल जिसके बाद हम शिमला में आएंगे। गांधी परिवार का वर्चस्व, तो कहते हैं यहाँ पर भी तो पावर सेंटर है, अध्यक्ष करते हैं लेकिन फैसले मोदी जी लेते हैं। ऐसा है, वो हमारे सबसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं और हम सब के नेता हैं, और वो देश में भी, देश के तो नेता हैं ही, दुनिया में भी उनको लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो उनके द्वारा कोई भी बात होती है, उसका ड्यू वजन पार्टी के अंदर होता ही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी संगठन के आदमी हैं और ट्रू डेमोक्रेट हैं, इसलिए कोई भी चीज उनके मन में ओरिजिनेट होती है तो वो हमेशा अध्यक्ष के साथ चर्चा करते हैं। अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के साथ चर्चा करता है, किस लेवल का सजेशन, किस लेवल तक जाना है, इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। नीचे तक चर्चा होती है, पार्टी उसके लिए तैयार होती है, फिर उसको प्रधानमंत्री जी उस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस विच वी हैव अडॉप्टेड, दिस इज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस विच वी अडॉप्ट। इसलिए मोदी जी हमेशा हमारे लीडर हैं, और उनके, आपको मालूम है, उनके आइडियाज, उनका पॉलिटिकल काम करने का तरीका, उनकी सोच, वो काफी आगे तक सोच करके वो काम करते हैं। तो उनकी जो ये नेतृत्व की क्षमता है, उसका उपयोग भरपूर पार्टी यूज करती है, पार्टी उसका उपयोग करती है, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है। लेकिन हाँ, वो डेमोक्रेटिकली चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। अटल जी की आप अभी बात कर रहे थे और आप लोगों ने यहाँ मॉल रोड में, अब जरा शिमला की बात कर लेते हैं, फिर वापस जाएंगे पॉलिटिक्स। अटल जी की यहाँ पर प्रतिमा लगा दी है। जी। तो जो दशकों से कांग्रेस का वर्चस्व रहा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, क्या उस पर एक अमिट छाप मॉल रोड पर ऐसे बीचों बीच आपने ये मूर्ति लगाकर स्थापित करने की कोशिश की है? नहीं, ऐसा नहीं है। अटल जी के प्रति लोगों का बहुत प्रेम था, अटल जी को लोग बहुत चाहते थे, और हिमाचल उनके दिल में बसा हुआ था, और वो यहाँ शिमला में भी हर गर्मी में आते थे, रहते थे, मनाली में रहते थे। तो अटल जी के प्रति लोगों का प्यार, स्नेह हम सबको देखने को मिला है, और इसीलिए यहाँ के लोगों ने ये तय किया कि अटल जी की यहाँ पर मूर्ति लगनी चाहिए, और वो एक सर्वमान्य नेता हमारे रहे, सब लोगों ने उनको रिस्पेक्ट दी है, उसी के तहत ये आज हम ये देख रहे हैं कि अटल जी की यहाँ मूर्ति लगी हुई है, और उनकी लाइनें भी लिखी हुई है, हाँ, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, हाँ, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी राजनीति को लेकर जो एक है, बहुत सारा हम देखते हैं, महबूबा मुफ्ती हो, वो अटल जी में और मोदी जी में कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, उस पर क्या कहना? नहीं, देखिए, हर शख्सियत अपने तरीके से लीडरशिप उनकी ग्रो होती है। अटल जी की शख्सियत एक अपने आप में, एक अपने तरीके से राजनीति में उन्होंने काम किया और उसको आगे बढ़ाया। मोदी जी ने पार्टी को बहुत मजबूत किया, विचारधारा को बहुत मजबूत किया, पार्टी को बहुत एक्सपैंड किया। तो दोनों भिन्न तो होंगे ही, लेकिन मूल आइडियोलॉजी के प्रति दोनों का समर्पण और दोनों का कमिटमेंट,
वह वैसे का वैसा ही था और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम। यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आप किससे मिलने जाते हैं शिमला में, और कौन कौन सी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर आप जरूर पहुंचते हैं पुराने लोगों से मिलने के लिए? देखिए, मैं किसी के यहाँ जाना तो मुश्किल हो पाता है, लेकिन माल रोड पर मैं जरूर आता हूँ और पुरानी यादों को ताज़ा भी करता हूँ साथियों के साथ। हमारे जयराम जी जब भी होते हैं तो इनके साथ मैं यहाँ एक चक्कर लगाता हूँ। यहाँ जैसा भी हम आशियाना में बैठे थे वो एक हमारी पुरानी जगह है। उसी तरीके से एक दीपक ढाबा, जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो वहाँ हमारे पंडित किशन जी, दीपक नाम ही उन्होंने होटल का जनसंघ के दीपक पर रखा था, तो वो सबके लिए वो यूनिवर्सल दीपक होटल हम सब लोगों के लिए एक अड्डा होता था, तो उसमें हमको वहाँ मैं जाया करता था और अभी भी जाता हूँ जब मुझे मौका मिलता है। इंडियन कॉफी हाउस, उसमें मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ जाया करते थे तो उनके साथ भी जाया करता था। जब वो प्रभारी थे तो वहाँ पत्रकारों से मिलना ऐसा होता था, तो मैं वहाँ भी चला जाता हूँ। पिछली बार गया था तो वहाँ भी गया था। एक गुरु प्रसाद की यहाँ पर पान की दुकान है, तो अब तो मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन उन दिनों शौकिया पान खा लेता था। तो वो हमारा पुराना साथी है, तो जब भी जाता हूँ तो याद करता है, मिलता है स्कैंडल पॉइंट पे। तो ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ हम अपने आप को। अब वापस जरा पॉलिटिक्स पे आते हैं सर। अक्षर प्रदेश में डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट इसलिए है क्योंकि विक्रमादित्य सिंह, जो कि बेटे हैं वीरभद्र सिंह के, उन्होंने अभी अभी मंच पर पंचायत में कहा था, उन्होंने कहा कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जब बोला गया उन्हें कि आप लोग भी बेल पे हैं बाहर नेशनल हेराल्ड केस में, सोनिया जी, राहुल जी और आप लोगों को, तो उन्होंने यही कहा कि जो एजेंसीज का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए क्या एजेंसीज का इस्तेमाल चुनाव के लिए बीजेपी करती है? ऐसा वो खुद बोला ना कि बेल पर हैं, तो बेल तो हम चार्जशीट हुआ ना, बेल लेनी पड़ी ना, कोर्ट से रिलीफ ली ना, तो क्यों ली? अगर आप सच्चे हैं, पक्के हैं, तो आपको बरी हो जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये कहना कि ईडी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई केस है ना, उस केस पर हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन नेता को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लीडरशिप को लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए। केस कैसे लगा आप पर? और जिसको जो केस लगा है उस पर इंक्वायरी भी हो रही है, आपको बुलाया भी जा रहा है, आप बातचीत भी कर रहे हैं, और जो आपको बोलना है आप बोलेंगे वहां पर। लेकिन यह तो एक स्टैंडर्ड होता है ना कि जो आदमी जिसके ऊपर केस लगता है वो बोलता है मैं निर्दोष हूँ, तो ठीक है। ये नहीं है कि वीरभद्र सिंह की जो लेगेसी है यहाँ पर, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में परेशान कर रही है कि उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने मंडी जीत लिया, कहीं ऐसा ना हो कि? बिल्कुल नहीं, सब लोग अपना अपना काम करें, उनको पूरे मेरी तरफ से वो पूरी ताकत के साथ लगे। लेकिन वीरभद्र जी की लेगेसी की जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, वीरभद्र जी के साथ ही मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंस है उनकी एक्टिविटी में और जो अभी की कांग्रेस की एक्टिविटी चल रही है, तो इसलिए उसका कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, अगर मैं एक दो नाम लूं नेताओं के, तो आपके दो लाइन के कमेंट उन पे सुनते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, वो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो अपने पार्टी के प्रति समर्पित हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। प्रियंका गांधी ने यहाँ आकर सोलन से चुनौती दी है। वो उत्तर प्रदेश में भी चुनौती दी है। मैंने आपको पहले कहा था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड ए रीडर, और मैंने पहले भी आपको कहा था ये पॉलिटिकल टूरिज्म में आते हैं, आए हैं, अच्छी बात है, फिर से आए, घूमे, कहीं की बेटी बने, कहीं की बहू बने, जो बनना है बने, हम कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। लेकिन सुपरफिशियल तरीके से राजनीति करने वाले लोग, इलेक्शन के मौसम में बाहर निकलने वाले लोग, हिमाचल की जनता और भारत की जनता इनको बखूबी जानती है। राहुल गांधी तो अब इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, 3,500 किलोमीटर चल रहे हैं। मैंने तो कहा वो घूमे, भ्रमण के लिए निकले, अच्छा है, घर से बाहर निकले, मेरी शुभकामनाएं है। लेकिन मैंने जो पूछा कि वो जोड़ो, उनकी एक्टिविटी तो सारी तोड़ने वाली है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ही बने हुए हैं। कभी उन्होंने बोला कि दिस वाज माय रॉन्ग स्टेप, कभी उन्होंने बोला कि नो इट वाज अ ब्लंडर, कभी उन्होंने बोला कि नो इट वाज अ पॉलिटिकल मिस्टेक। नो, सो ही इज नॉट गोइंग टू यूनाइट, ये फ्रैगमेंट ही करेंगे, ये तोड़ेंगे ही, ये तोड़ने वाली गैंग के लोग। भूपेंद्र पटेल, अब मैं आप ही के गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम ले रही हूँ, उन पर बोलिए। बहुत सज्जन पुरुष हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और शांति से चीजों को डिलीवर करते हैं, और उनके नेतृत्व में मोदी जी के आशीर्वाद से गुजरात में हम फिर से सरकार में आ रहे हैं। गुजरात में आपने सीएम बदले सर, बच्चों को याद ही नहीं रह रहा है सीएम कौन है। अब हो गया याद? ऐसे ही होता है, नए लोग बनते हैं जब, तो
कोई भी जब टेक ओवर करता है तो इट टेक्स टाइम। रूपानी जी भी जब आए तो थोड़ा सा समय तो लगता ही है, लेकिन हाँ उनको रिकग्निशन होती है। और भूपेंद्र जी बिल्कुल स्पष्ट रूप में अच्छे। क्या मुख्यमंत्रियों के इर्द गिर्द जो एंटी इनकम्बेंसी का बिल्डअप हो जाता है उसकी वजह से बदल देते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें फैक्टर्स उसमें वर्क करते हैं। नए लोगों को चांस देना भी होता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनको ले जाना भी होता है। बहुत सी रीजंस होते हैं जिसके कारण हम बदलते हैं, और वो सब लोग कलेक्टिवली सोच करके बदलते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होने का मतलब यह नहीं होता है कि वो कहीं उनको हम कोई दरकिनार कर रहे हैं, या उनको हम पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको हम पूरा साथ चलाते हैं और उनको नई जिम्मेवारियों के साथ जोड़ते हैं। गुजरात जैसे हिमाचल और बिहार को आपकी नाक की साख की लड़ाई बताया जाता है, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाक की लड़ाई गुजरात। नहीं, देखिए, हम सब सारे इलेक्शन हम सीरियसली लड़ते हैं और सभी हमारी नाक की लड़ाई है। ये तो कहते हैं सर 365 दिन बीजेपी इलेक्शन ही लड़ती है। तो पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, मान जाओ सारे। अब जब आप मानेंगे नहीं, कभी यहाँ का चुनाव, कभी वहां का चुनाव, कभी वहां का चुनाव, तो पॉलिटिकल पार्टी है, हमें काम तो करना ही होगा। और जब काम करना है तो ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे, पूरी तैयारी से करेंगे। इसलिए हम इलेक्शन मोड में हो। लेकिन आर पार की लड़ाई है गुजरात वाली पीएम के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 24 के पहले सर अगर बाजी पलटती है तो फिर मामला गड़बड़ हो पलटने का सवाल ही नहीं उठता है। अंजना जी, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। चुनाव के बाद हम मिलेंगे। दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप में सरकार बनाएगी। एमसीडी चुनाव पर अब आते हैं जरा राजधानी दिल्ली में, क्योंकि एमसीडी चुनाव को लेकर इस बार गृह मंत्री अमित शाह तक पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, चूंकि बार बार विधानसभा चुनाव तो वही जीतते हैं, आप लोकसभा 6 के 6 जीत लीजिए, लेकिन विधानसभा में आप उनको टक्कर दे ही नहीं पाते। क्या आप लोगों को डर है कि इस बार एमसीडी हाथ से फिसल जाए? नहीं, कोई नहीं। हम हर एक इलेक्शन को इसी तरीके से लड़ते हैं, और एमसीडी भी हम उसी तरीके से लड़ेंगे। जब डिक्लेयर होता है तो हम उसको भी उसी तरीके से लड़ेंगे। कोई डरने की बात नहीं है और कोई घबराने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हम जीत हासिल करेंगे, चाहे गृह मंत्री जी को ही क्यों ना उतारना पड़े। नहीं, हम उतरते ही हैं, हर इलेक्शन में उतरते हैं। आप बताओ, हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में मैं गया कि नहीं गया? बतौर नेशनल प्रेसिडेंट गया, और हम लोगों ने वहां जीत दर्ज कराई, हासिल की। तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था। बीएमसी का चुनाव आएगा, हम लगेंगे। बैंगलोर का चुनाव आएगा, हम लगेंगे। ये हम लोग इसी तरीके से ही काम करते हैं। कोई चुनाव बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सब चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। एवरी इलेक्शन इज इम्पोर्टेंट एंड वी टेक इट दैट वे एंड वी फाइट इट अकॉर्डिंगली। चलिए, एक दो सवाल अब फिर से शिमला के आपकी यूनिवर्सिटी पर हो जाए। कुछ बताइए ऐसा जो देश की जनता भी सुने कि आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के दिनों में क्या क्या किया है, कुछ इंटरेस्टिंग अलग बताइए। नहीं, जैसे एक तो स्कूल एजुकेशन की बात करें तो उस समय +2 स्कूल होने वाले थे, तो उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल्स को छोड़ दिया गया और मैट्रिकुलेशन के स्कूल को +2 बनाया गया। तो मैंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया। उस प्रिंसिपल स्टैंड में बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ। उस एजिटेशन में 22 दिन स्टेट हाईवे बंद रहा बिलासपुर के पास। मैं उसको लीड करता रहा। उसमें कुछ हद तक शांत प्रिय भी रहा, कुछ वायलेंस भी हुआ, लेकिन उस एजिटेशन के बाद सरकार झुकी और उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल्स को सबको +2 में कन्वर्ट कर दिया, विच वॉज इट वॉज अ प्रिंसिपल स्टैंड विच वी हैड टेकन। उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया और मुझे उसमें जेल भी जाना पड़ा। तो कितने दिन रहे जेल में? मेरे ख्याल से 50+ डेज 50 दिन के आसपास और रहे। वहीं से आपने वहां से मैंने लॉ की। मुझे मजिस्ट्रेट होते थे मिस्टर वैद्या, फाइनल ईयर के पेपर्स दिए वहां से? वहां से फाइनली। हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम होता था, तो सेमेस्टर्स के कुछ पेपर्स छूट जाते थे। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था तो मैं पेपर नहीं दे पाता था। किताब विताब आपको अंदर दे दिया लिखने विखने? नहीं, वहाँ यूनिवर्सिटी में जाके देता था। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जाकर और वहाँ पे? वहाँ, हाँ, हमको ले जाया जाता था। हम जाते थे यूनिवर्सिटी, पैदल यहाँ से निकलते थे, जाके यूनिवर्सिटी में पेपर। वकालत की कि नहीं किया? नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेपर्स फाइल किए डाले थे, लेकिन कभी लेने नहीं गया रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, क्यों? बिजी हो गया मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म में। मैं फुल टाइमर निकल गया। तभी से ठान लिए, शिमला में ही ठान लिए कि अब नेता बनना है? नहीं, ऐसा नहीं, एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट। मैं फुल टाइमर बना। मैंने पूरा तब एबीवीपी से जुड़े नहीं थे? एबीपी से जुड़ा हुआ था। मैं नेशनल सेक्रेटरी बना। आई बिकेम नेशनल सेक्रेटरी, आई बिकेम इंचार्ज ऑफ दिल्ली, और फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू दोनों देखने लगा और मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया दिल्ली को।
तो फिर मौका कभी मिला नहीं लॉ करने का। फिर वहीं से आगे मेरी यात्रा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तरीके से चलती रही। टाइम आप एक नेता के तौर पर, अब जब शिमला आते हैं और लोगों से यहाँ पर मिलते हैं तो अजनबी लगता है या अपना लगता है? अपना लगता है, अपना लगता है। और वही चेहरे मुझे अपने पुराने साथी देखने को मिलते हैं। थोड़े से बदल गए हैं, कईयों के बाल ग्रे हो गए, कईयों के बाल चले गए, कईयों को चश्मा लग गया, लेकिन वो हमारे पुराने साथी हैं सब लोग यहाँ। तो जिनके साथ लॉ की पढ़ाई की आपको, वो लोग भी मिलते हैं? वो लोग भी मिलते हैं बिल्कुल, और उनके साथ हमारी काफ़ी इंटरेक्शन होती है। और यहाँ माल रोड पे भी मिल जाते हैं, कॉफ़ी हाउस में भी मिल जाते हैं, और फ़ोन पर भी हमारा उनके साथ संपर्क रहता है। तो और ये माल रोड एक ऐसी जगह है जहाँ आप शाम को एक राउंड लगाइए तो आपको सभी चिर परिचित चेहरे यहाँ आपको एक ही राउंड में मिल जाएंगे, सब लोगों के साथ मुलाकात हो जाएगी। गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं कर रहे अध्यक्ष जी? ये तो इलेक्शन कमीशन करेगा ना। सर वो कह रहे हैं कि अभी पीएम को कुछ और अनाउंस करना है वहाँ जाने। ऐसी ये सब देखिए, ये गलत है। बताइए, ये मुझे एक बात बताइए, 8 दिसंबर को दोनों जगह काउंटिंग तो हो रही है। ये हम कैसे बताएं? तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। हमारी काउंटिंग हो रही है 8 तारीख को, इतना हम जानते हैं, बाकी तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। देखिए आपने जो कहा, जयराम जी, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम यहाँ 16-17 को था ना जी? 16-17 ही था ना डेट? 16 और 18 16 और 18 उनका प्रोग्राम था यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया कि हिमाचल के चुनाव हो गए, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वो सरकारी प्रोग्राम थे। तो अगर मालूम होता पीएम साहब को तो प्रोग्राम थोड़ी ना रखते। ये इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एंड इंडिपेंडेंट बॉडी में अंजना जी दे डिसाइड, इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि कब अनाउंस होगा। लेकिन हाँ, अनाउंस होना ही है, क्योंकि चुनाव का समय यानी 5 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी भी डिक्लेयर होगा ही होगा। ऐसा गुजरात की भी पूरी तैयारी कर ली आपने? मैंने कहा ना, हम अभी थोड़ी ना तैयारी करते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में कहा था कि मुझे हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है कि ये अब तैयारी करने लगे हैं। हम तो तैयारी साल पहले शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ तो वी आर ऑलवेज इन दैट इलेक्शन मोड। तो और अब जो आप कह रहे हैं वो खास तौर पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अब बीजेपी के अध्यक्ष हमें बताएंगे कि हिमाचल में कितनी सीटें, गुजरात में कितनी सीट। दोनों जगह हम अच्छे तरीके से आ रहे हैं, ठीक तरीके से आएंगे और एकदम कंफर्टेबल सरकार। हिमाचल में रिकॉर्ड बनाएंगे, स्विंग खत्म कर देंगे। बिल्कुल, स्विंग तो उधर है ही नहीं, स्विंग तो है ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पर अच्छे से जीतेंगे। और गुजरात में बिल्कुल अच्छे से जीतेंगे। पिछली बार मामला सेंचुरी से एक कम पे टिक गया था। आप देखिएगा, एक तरफा होगा फैसला। एक तरफा। और इसका श्रेय किसको जाएगा फिर? मोदी जी को, क्योंकि आप भूपेंद्र पटेल जी को, जयराम जी को तो आप लोग देंगे नहीं श्रेय? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने कहा प्रधानमंत्री जी को तो हम सर्वमान्य नेता, सबसे ज्यादा लोगों के चहेते प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसलिए उनका क्रेडिट तो है ही। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना क्रेडिट वो हमेशा वोटर को देते हैं, पार्टी को देते हैं, सब लोगों को देते हैं। तो सबके प्रयास होते हैं। लेकिन हाँ, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जनता विश्वास मोदी जी पर करती है और वो उनको वोट। नड्डा जी को कितना मिलेगा श्रेय? आप हिमाचल के हैं, हिमाचल आपका है। मैं बैकग्राउंड वर्कर हूँ, मुझे कभी श्रेय की इच्छा नहीं होती। मैं काम अच्छा होना चाहिए, परफॉर्म पूरा होना चाहिए। हम सब लोग मिल करके काम करते हैं, इसलिए अच्छे नतीजे आएंगे तो सबका श्रेय है और मैं सबको ही श्रेय देता हूँ। मैं कभी भी श्रेय अपने पास रखने का न प्रयास करता हूँ, और मैं अपनी ताकत को भी जानता हूँ, लिमिटेशंस को भी जानता हूँ। सब लोग ने मिलकर के काम किया तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कहते हैं कि जब भी को मंत्री पद किसी से हटाना हो तो वो काम आपको मिल जाता है, और जब नए मंत्रियों को अनाउंस करना हो, उनको बताना हो, तो वो काम कोई और करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक के काम बटे हुए हैं। पार्टी के अंदर हम लोगों ने हर काम को बांट रखा है। तो कोई भी जिम्मेवारी आती है, एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये कलेक्टिवली सोच करके किया जाता है। प्रधानमंत्री जी भी सबसे बातचीत करके करते हैं। फिर उसमें कुछ काम किसी को दिया जाता है, उसको करते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत बार मुझे ही पहले आकर के उनको देखना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, तो वो भी हम करते हैं। लेकिन केंद्र में मंत्री बनना है तो इनवाइट तो उनको जिम्मेवारी तो प्रधानमंत्री जी देंगे। प्रधानमंत्री जी के मंत्री बनेंगे, उनकी कैबिनेट के सदस्य बनेंगे, तो उन्होंने इनवाइट करना है। और पार्टी के दृष्टि से लोगों को नए काम में लगाना है, ये मेरा जिम्मा है, तो मैं करता हूँ। उम्मीदवारों की सूची में कितना नड्डा जी का डिसीजन फैक्टर इन किया जाता है जब उम्मीदवार चूज किए जाते हैं? हमारे यहाँ कलेक्टिवली तय होता है। सबसे पहली बात है, इट्स ए साइंटिफिक प्रोसेस। हम पहले तो राय शुमारी करते हैं,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों को जोड़ करके एक डब्बे के अंदर जो हमारे इलेक्टेड बॉडी है वो अपना मत देती है। उसके बाद फिर हम मेंबर पार्लियामेंट से पूछते हैं, उसके बाद हम वहाँ के पार्टी के अध्यक्ष से अलग से पूछते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे इलेक्शन कमेटी बैठती है स्टेट की। इलेक्शन कमेटी 3-3 का पैनल बना करके आती है। इलेक्शन कमेटी जब 3-3 का पैनल बना करके आती है, उसके बाद वो हमारे पास दिल्ली आते हैं। मैं उनके साथ बैठता हूँ और उनको स्क्रूटनाइज करता हूँ, सारी चीज़ों को समझता हूँ और फिर उसमें से कंपाइल्ड रिपोर्ट बनती है जिसको लेकर के हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाते हैं। उनके सामने हम प्रोज एंड कॉन्स रखते हैं। बहुत हद तक तब तक हमारी सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्ट होकर के 1 या 2 पर आकर के टिक जाती है। ठीक है, अब चलते हुए मॉल रोड पे आखिरी अपना कोई एक एक्सपीरियंस, कोई याद शिमला का, या जो आपके लिए सबसे इमोशनल पार्ट है यहाँ पर पहुंचने का, उसके साथ अंत करते हैं इस इंटरव्यू। बहुत सी घटनाएं हैं, तुरंत हिमाचल के लोग भी सुन रहे होंगे आपको, नड्डा जी हमारे। तुरंत याद तो नहीं आता इस तरीके से, लेकिन यहाँ से मैं यूनिवर्सिटी जाया करता था पैदल। हाँ, यहाँ से जब भी शाम को जाना होता था, जब भी मैं कैंपस से आता था तो मैं बस से नहीं जाता था, मैं पैदल जाता था। तो यहाँ से यूनिवर्सिटी जाने का जो रास्ता होता था, डीप वुड्स से होते हुए, ओक की ट्रीज के बीच से होते हुए, अंधेरे में रात को चांदनी रात में इधर से जाने में बहुत अच्छा प्रकृति का अनुभव होता था। और रात 11-12 बजे लोग चलने में भी डरे और मैं बहुत एंजॉय करता था उन मोमेंट्स को। आई रियली रेलिश दोज मोमेंट्स और मुझे ऐसे डर नहीं लगता था कभी। आराम से मैं घूमता फिरता यहाँ से निकल करके जाता। चलिए, जेपी नड्डा भी साथ होते थे, कई बार साथी भी होते थे, कई बार अकेला भी होता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेपी नड्डा जी, हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष, जिनको पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से वापसी होगी और प्रचंड बहुमत का दावा आप कर रहे हैं। 8 दिसंबर को नतीजों के बाद एक बार फिर आपसे बात होगी। बिल्कुल होगी और हम आप हमारे इस विषय को रिकॉर्ड करके रखे ही हैं, उस दिन हम चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जेपी नड्डा जी, हमारे साथ आज तक पर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।